हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज पढ़ने वाले हैं हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट ऑफ क्लास 7। तो ये जो चैप्टर है इसमें टोटल टॉपिक्स हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये पूरे चैप्टर में ये 3 टॉपिक्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों टॉपिक्स को जो है अलग अलग करके पढ़ेंगे और सेपरेट वीडियोस बनेगी इन तीनों टॉपिक्स पे। और ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको मैं ट्राई करूंगी कि शॉर्ट वीडियो बनाऊं और बहुत ही डिटेल्ड वे में इंफॉर्मेशन दूं। अब जो फर्स्ट टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, उसमें क्या हम पढ़ेंगे, बेसिकली एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर जो कंपोनेंट है मतलब एनवायरनमेंट को जो है कितने टाइप्स में बांटा गया है और उनकी डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। अब ये जो चैप्टर है ना बहुत अमेजिंग है और बहुत सिंपल भी है। और ये फर्स्ट चैप्टर है, आपकी जो बुक है आवर एनवायरनमेंट, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी भी है। तो अगर आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये अभी के अभी समझ आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम रवि की स्टोरी पढ़ते हैं। तो रवि जो है एक स्टूडेंट, ठीक है, रवि एक स्टूडेंट है। वो समर वैकेशन के बाद स्कूल आता है। अब उसकी स्कूल स्टार्ट हो गई तो बड़े ही भारी दिल से हर बच्चा जो है ना समर वैकेशन के बाद स्कूल जाता है। उसे किसी को भी नहीं मन करता कि अब जो है गर्मियों की छुट्टी खत्म हुई है, अब स्कूल जाना पड़ेगा, 1-2 महीने आराम से मौज मस्ती की, अब स्कूल जाना पड़ेगा। तो स्कूल में ना उसे सबसे अच्छा लगता था प्लेग्राउंड। अब क्योंकि जब वो जाता है तो पाता है कि प्लेग्राउंड जो है पूरा उखड़ चुका है, प्लेग्राउंड को डिग कर दिया गया है। प्लेग्राउंड में जो ग्रास हुआ करती थी एक टाइम पे, मैरीगोल्ड्स, फ्लावर, ये सब जो भी चीज़ें उगती थी, अब वो सारी वहाँ से हटा दी गई क्योंकि वहाँ पे एक बिल्डिंग बनने वाली है और बहुत सारे फ्लैट्स और बिल्डिंग्स मतलब सब सेटअप होने वाला है, इसीलिए उनका जो प्लेग्राउंड है उसको डिग कर दिया गया। तो रवि को जब ये न्यूज़ पता चलती है तो रवि जो है काफ़ी ज़्यादा निराश होता है। उसे ये लगता है कि यार मतलब हर एक बच्चे को ना अपने क्लास में बैठ के विंडो से अगर उसे फ्लावर दिखे, ग्रास दिखे या ओपन एनवायरनमेंट दिखे, ठीक है, जिसे हम पढ़ रहे एनवायरनमेंट, वो चीज़ दिखे तो उसे अच्छा भी लगता है पढ़ने। अगर वो एक कंजेस्टेड एनवायरनमेंट में पढ़ेगा तो उसे भी मज़ा नहीं आएगा। तो चलो, उसको तो अब इस चीज़ का दुख हुआ कि अब उसे खेलने भी नहीं मिलेगा। तो जब वो लोग सब असेंबली अटेंड करते हैं तो प्रिंसिपल भी ये बोलते हैं कि अब हमारा जो ये है चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट धीरे धीरे। मतलब उस प्रिंसिपल को भी दुख होता है कि भाई बिल्डिंग बन रही, कुछ कर नहीं सकते। अब जब वो क्लास में जाता है, ठीक है, तो जैसे उनके मैम ने कहा होता है कि एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, तो वो अपनी क्लास टीचर से पूछता है कि मैम एनवायरनमेंट क्या होता है। तो वही हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट बेसिकली उसकी मैम की लैंग्वेज में, मतलब रवि की मैम की लैंग्वेज में, तो एनवायरनमेंट इज वॉट एवर वी सी इन आर सराउंडिंग। और ये ट्रू भी है कि हम जो भी अपने सराउंडिंग में देखते हैं, हर वो एक चीज़ जो हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो एनवायरनमेंट का पार्ट है। अब यहाँ पे एनवायरनमेंट में सिर्फ फ्लावर, ट्री, ये सब नहीं आते। प्लांट्स, एनिमल्स, इवन चेयर, टेबल, आपकी क्लास, ये बोर्ड, ये मार्कर पेन, मैं खुद एनवायरनमेंट का एक हिस्सा हूँ, आप खुद एक एनवायरनमेंट का हिस्सा हो। तो मतलब एनवायरनमेंट सिर्फ इसे नहीं कहेंगे कि हमने स्काई देख लिया, भाई हमने लैंड देख लिया, माउंटेन देख लिया। एनवायरनमेंट हर वो एक चीज़ को कहा जा सकता है, या एनवायरनमेंट में हर वो एक चीज़ इंक्लूड हो सकती है जो हमारे आसपास है। हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास के उगने वाले प्लांट्स, एनिमल्स, और फिर जो भी आर्टिफिशियल सामान है, बिल्डिंग्स है, हर वो एक चीज़ जो हमारे आसपास मौजूद है वो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो ये लाइन को मैंने समझा दिया है कि वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, अब दूसरी चीज़, एनवायरनमेंट में ही दूसरा स्टेटमेंट ऐड करते हुए ये एक पॉइंट है जो आपकी टेक्स्ट बुक में साइड में कॉलम में दिया होगा, बट वो उसी के डेफिनेशन में जब आपको एग्जाम में पूछे ना कि भाई एनवायरनमेंट क्या होता है, तो आपको ये पॉइंट भी लिखना है कि एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अब इसका क्या मतलब होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। बेसिक मतलब ये बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है, ये हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है, और ये सपोर्ट सिस्टम है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अब एनवायरनमेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्यों है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। इसीलिए इसे बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहा गया है, क्योंकि एनवायरनमेंट में ही हम पाते हैं जो पानी है वो एनवायरनमेंट का नेचुरल। अब देखो सुनो, मैंने ये तो कह दिया कि एनवायरनमेंट में हर वो एक चीज़ आती है,
पर हम जब आगे एनवायरनमेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, एनवायरनमेंट में नेचुरल और ह्यूमन मेड आता है, तब हम बताएंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि ह्यूमन में कौन सी चीज़ आ गई, ह्यूमन मेड में कौन सी आ गई, और नेचर के द्वारा दी गई जो रिसोर्सेज और चीज़ें वो कौन सी हो गई। तो हमें एनवायरनमेंट एयर देता है, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम उसी को सांस लेके ज़िंदा है, और हम बदले में क्या छोड़ मतलब एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो एनवायरनमेंट हमें एयर देता है जिससे हम जिंदा हैं, हमें खाना देता है जिससे भी हम जिंदा है, और पानी, ये तीनों बेसिक चीज़ है। तो हो गया ना बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। आई होप आपको यहाँ कहीं भी डाउट नहीं हुआ हो। तो आप है ना, जब भी आपको ऐसा लगे, मैंने हाईलाइट तो किया है, बट जब भी आपको ऐसा लगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, प्रोवाइड्स अस विद द एयर, द लैंड एंड द फूड। ठीक है, फूड भी कैसे, क्योंकि यही लैंड पे एग्रीकल्चर के थ्रू सीरियल्स और बहुत सारे फ्रूट्स एंड ट्रीज उगते हैं, और वही हम कंज्यूम करते हैं। मतलब हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ डाइट जो है एग्रीकल्चर के थ्रू, लैंड के थ्रू आता है ना। तो ये जो चीज़ है, तो फूड भी हमें एनवायरनमेंट दे रहा है, लैंड भी एनवायरनमेंट दे रहा है, अब एयर भी एनवायरनमेंट दे रहा है। अब मैंने ये जो कहा था शुरुआत में लाइन की, हर एक चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो जो है, सॉरी, हर एक चीज जो हमारे आसपास प्रेजेंट है वो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। इनफैक्ट मतलब मैंने ये भी कहा था कि ह्यूमन बींग्स भी आ गए और काफी नॉन लिविंग थिंग्स भी आ गए। तो अब होता क्या है ना कि एनवायरनमेंट की ये जो अनमोल रिसोर्सेज हैं, इन्हें हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एक तरीके से मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई इन अ गुड वे ऑल्सो एंड मॉडिफाई इन अ बैड वे ऑल्सो, मतलब इसको चेंज कर देते हैं। अब वो कैसे, इस पर्टिकुलर ये आप अच्छे से रीड कर लीजिए, इसको रब करके मैं बताऊंगी कि व्हाई डू ह्यूमन मॉडिफाई द एनवायरनमेंट एंड हाउ डू दे मॉडिफाई द एनवायरनमेंट। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन भी हो जाएंगे, तो टोटल हमारे 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ओके, आप जल्दी से देख लीजिए। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम पढ़ते हैं कि हाउ डज ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो चीजें हैं ह्यूमन बींग्स उसे कैसे मॉडिफाई करती है। तो मॉडिफाई का मतलब पहले ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस हो गया या मैटर हो गया या कोई रिसोर्स हो गया, आपने उसके नेचुरल फॉर्म को जो है ना चेंज कर दिया और कुछ इस दूसरे फॉर्म में अपने उसको बदल दिया, जो एक बेटर वे में भी साबित हो सकता है, या फिर आपने उस पर्टिकुलर जो पहले वो फॉर्म में था उसे खराब कर दिया। ठीक है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब इसका रिजल्ट दोनों हो सकता है। पर आपने कुल मिला के उसके नेचुरल फॉर्म को जो है ना वो चेंज कर दिया, मतलब आपने उसे मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, उसी का मतलब होता है मॉडिफाई। अब आंसर को पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि हमने बात की थी कि एनवायरनमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, फूड एंड लैंड। तो हम ह्यूमन बींग्स ने कैसे मॉडिफाई किया इन रिसोर्सेज को और ये एलिमेंट्स को, कि द कार फ्यूम्स पल्यूट द एयर। अब एयर प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब कार और भी जो ऑटोमोबाइल्स है और भी व्हीकल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिलके क्या करती है, एयर को पल्यूट करती है। वॉट इज कलेक्टेड इन द पॉट एंड फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स, लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। अब यहाँ पे पानी जो है उसका नेचुरल फॉर्म है बहना, वो रिवर में बह रही है, वो लेक्स एंड पॉन्ड्स में बह रही है। ठीक है, पर हमने उसे कलेक्ट करके रख लिया। ठीक है, हमने उसे अपनी सुविधा के हिसाब से जो है, ताकि हम भी उसे कंज्यूम कर सके, तो हमने उसे पॉट में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। सेम फूड को वेसल्स में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया और सर्व करना स्टार्ट कर दिया। अब लैंड जो है, अब यहाँ पे आप ये मत इसको इग्नोर मत करना इस फैक्ट को कि वाटर जो है उसे पल्यूट नहीं किया जाता, वाटर को भी उतना ही पल्यूट किया जाता है, फूड को उतना ही वेस्ट किया जाता है, लैंड को भी उतना ही वेस्ट किया जाता है, और ये एयर को तो किया जाता ही है। डे बाय डे एयर पल्यूट हो रही है। एंड हम जो देख रहे हैं कि सडन राइज इन टेम्परेचर जो हम फील करते हैं आए दिन जो बढ़ता जा रहा है, वो इसी की वजह से है कि इतना पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग राइज हो रही है। तो ये मैं बहुत ज़्यादा आगे चली गई, सॉरी, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। तो जैसे स्टोरी में बताया था कि लैंड जो है वो प्लेग्राउंड की जो ज़मीन थी वो इसलिए यूज हो गई थी ताकि उस पर जो है बिल्डिंग बन सके। तो फैक्ट्री सेटअप हो रहे, बिल्डिंग सेटअप हो रही भाई, एक अब सब सिटीज ज़्यादा एक्सपांड होने लग गई है। तो ये सब रीज़न की वजह से क्या हो रहा है, ये जो एलिमेंट्स है जो हम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ये सारे मॉडिफाई हो चुके हैं, काफ़ी हद तक पल्यूट भी हो चुके हैं। तो ये इसका आंसर में मिल गया। तो हैंस दिस इज हाउ दे मॉडिफाई इट बाय चेंजिंग इट्स नेचुरल फॉर्म। थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू दे मॉडिफाई, मतलब ह्यूमन बींग्स क्यों मॉडिफाई करते हैं एनवायरनमेंट को।
तो इसको लिखने की कुछ ऐसे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ कि ह्यूमन बींग्स इसीलिए मॉडिफाई करते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से तो करते हैं कि भाई अपने ईज़ के हिसाब से और अपने एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से, कि भाई आज अगर रिवर में पानी है, वेल में पानी है, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से ये सारे पानी को जो है चैनलाइज कर दिया गया है, इसको अलग अलग जगहों में जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ताकि लोगों को जो है कन्वीनियंस हो सके, लोग अपने डेली यूजेज के लिए, वाटर के लिए यहाँ वहाँ ना भटके, तो उनके पाइप्स में आ जाता है, उनके फिल्टर में पानी आ जाता है। लेकिन बात ये नहीं है, ये तो चलो हो गया कि ठीक है अपनी कन्वीनियंस के लिए स्टोर कर लिया, जो कि अच्छा भी है, भाई किसके पास इतना टाइम है। लेकिन वो क्यों मॉडिफाई करते हैं कि एक तो सबसे पहले डिमांड बढ़ रही है, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, तो लोग जब और बढ़ते जाएंगे, उनकी डिमांड्स और बढ़ती जाएगी, तो क्या करते जाएंगे, धीरे धीरे एनवायरनमेंट की हर एक चीज़ों को जो है साइड करते जाएंगे, उसे यूज़ करते जाएंगे, क्योंकि उनको खुद भी तो रहना है एनवायरनमेंट में। अब वो रहते जा रहे, तो उन्होंने जितनी भी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको या तो मॉडिफाई कर दिया, या तो उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके बुरी तरीके से पल्यूट करके रख दिया। तो ये एक चीज़ हो गई कि बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितने लोग उनकी उतनी इच्छाएं, उतनी डिमांड्स, तो जितनी डिमांड होगी तो वो उतने क्या करेंगे, रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। ओके, सो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को स्टार्ट करने से पहले ना, एनवायरनमेंट की जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, 2 पॉइंट आपको जो अच्छे से समझाया था ना, कि एनीथिंग दैट सराउंड्स अस एंड इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, एंड सेकेंड पॉइंट वाज इट इज बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो जो फर्स्ट पॉइंट था ना, एनीथिंग दैट सराउंड्स अस, ठीक है, मतलब हम एवरीथिंग, मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ है वो एनवायरनमेंट कहलाती है। तो अब उसको है ना थोड़ा सा डिस्क्राइब, मतलब और डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल में अगर समझा सके, तो उसका मतलब ये होता है कि द प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म माने कि मतलब कि मैं इंसान, मतलब मैं हो गई, आप हो गए, और जो इंसान हो गए, उसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन आ गए, एनिमल्स आ गए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मतलब जो भी जिंदा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो उनको सराउंड करने वाली कोई भी जगह, कोई भी उनको सराउंड करने वाले कोई भी लोग, कोई भी जगह, कोई भी चीज, ठीक है, क्या होती है, इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो द प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। द प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है, तो ये आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। फिर देखिए, एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। मतलब एनवायरनमेंट जो है नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना, फिनोमिना मतलब उनके एक्शन और प्रोसेसेस से बना हुआ है। एनवायरनमेंट जो है ना दोनों से बना हुआ है, नेचुरल जो है एलिमेंट्स भी है और ह्यूमन मेड फिनोमिना। तो इट्स नॉट जस्ट दैट कि एनवायरनमेंट इज ओनली मेड अप ऑफ नेचुरल थिंग्स और नेचुरल फिनोमिना, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन मेड। तो ये ही चीज़ मैं आपको कंपोनेंट्स में समझाने वाली हूँ, बट मैंने सोचा फ्लो चार्ट बनाने से पहले मैं आपको जो है थियोरेटिकल वे में समझा दूँ, उसके बाद जो है फ्लो चार्ट से समझेंगे। तो मतलब आपको समझ आ गया कि नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना से बना हुआ है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on earth। अब बायोटिक अबायोटिक की डेफिनेशन क्या है वो भी पढ़ेंगे। तो नेचुरल में क्या आ गई, बायोटिक भी आ गई, अबायोटिक भी आ गई। एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, द क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग में क्या हो गया कि इसमें ह्यूमन बींग वाला जो हमने टाइप किया, मतलब नेचुरल और ह्यूमन बींग, तो ह्यूमन बींग में वो ह्यूमन बींग के द्वारा किए गए क्रिएशंस, वेदर इट्स अबाउट बिल्डिंग, ब्रिजेस, मॉल्स, कोई भी चीज़ आ गई, एंड उनके द्वारा की गई एक्टिविटीज़ वो आ गई। मतलब ह्यूमन बींग्स कोई भी चीज़ करे, उनके द्वारा कोई भी चीज़ क्रिएट की गई चीज़ें, और उनके इंटरेक्शन, मतलब ह्यूमन बींग के दूसरे ह्यूमन बींग के साथ इंटरेक्शन, और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, एनवायरनमेंट के अदर एलिमेंट के साथ इंटरेक्शन, वो सब चीज़ें किस में आ गई, ह्यूमन एनवायरनमेंट में। तो देखो
सबसे पहले आपको बता दूं कि आपने जो पहले एनवायरनमेंट के 2 पॉइंट लिखे वो आप है ना इसके साथ नीचे आराम से लिख सकते हैं, लेकिन जब आपको एनवायरनमेंट का जो है 5 मार्क का या 7 मार्क का जैसे भी क्वेश्चन आता है तो आपको ना ये 3 पॉइंट्स तो लिखने ही है। पहले एनवायरनमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, वो किससे बना है और वो जो दोनों चीज से बना है उनकी डेफिनेशन, और वो जो उनकी डेफिनेशन है उनके सब टाइप्स। ये तो आपको सिर्फ एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में लिखना है। साथ में आप अगर इसके बाद जो मैं आपको फ्लो चार्ट समझाऊंगी वो भी अगर आप करके आ गए तो आपको 5 to 7 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे और वो आपके लिए भी बेटर होगा। और अगर सिर्फ एनवायरनमेंट का 1 मार्क का 2 मार्क का सवाल आता है तो आपको फिर ये जो एक पॉइंट है ये तो अच्छे से लिखना है क्योंकि यही एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब मैं फ्लो चार्ट आपको समझाती हूँ। तो आप ये फ्लो चार्ट को अच्छे से देखिए। एनवायरनमेंट को बांट दिया गया 2 हिस्सों में। कंपोनेंट्स कौन से हुए इसके? नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। नेचुरल में बायोटिक एंड अबायोटिक। अब बायोटिक एंड अबायोटिक की क्या डेफिनेशन हो पड़ता है? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहाँ पे जो है ये बताया जा रहा है कि बायोटिक मतलब बायो मतलब कि लाइफ हो गई। ठीक है, बायो को अगर आप बायोटिक से बायो को अलग करें तो बायोलॉजी, बायो मतलब लाइफ, समथिंग मीनिंग आता है इसका। एंड इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स आ गए। ठीक है, अबायोटिक में क्या आया? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। अब नॉन लिविंग एलिमेंट्स में लैंड, माउंटेन्स, ये सब चीज़ आ गई, रिवर आ गई, तो ये अबायोटिक हो गया और ये बायोटिक हो गया। अब ह्यूमन मेड में क्या आता है? द एक्टिविटीज, इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बीइंग्स एंड द क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, इसमें क्या आ गया कि ह्यूमन बीइंग्स की जो भी एक्टिविटीज होती है, ह्यूमन बीइंग्स का और ह्यूमन बीइंग्स के साथ इंटरेक्शन, उनके एक्शंस और उन्होंने जो क्रिएट किया वो किस में आ गया? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में। मतलब ये ह्यूमन के द्वारा बनाया गया एनवायरनमेंट है। आप चलो इसको बहुत अच्छे लगे, इसको बहुत ही साधारण तरीके से समझते हैं। अगर आप एक मतलब स्पेस लो, ठीक है, अब अभी तक हमने एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा, आप एक स्पेस लो, एक जगह लो, अब वहां पे आप सिर्फ क्या कर दो? प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लैंड, रिवर, ये सब कर दो, मतलब बहुत अच्छी जगह होगी। अब कोई तो इंसान वहाँ पे है नहीं, तो मतलब ये हो गया नेचुरल एनवायरनमेंट। यहाँ पे सिर्फ आपको बायोटिक और अबायोटिक चीजें मिलेगी। अबायोटिक आप ले लो, लैंड ले लो, रिवर ले लो और अपने माउंटेन ले लो। ठीक है, और बायोटिक में आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स, तरह तरह के फ्लोरा एंड फौना आपको मिलेंगे वहां पे, और ह्यूमन कभी तक कोई है नहीं। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कब क्रिएट होता है? जब ह्यूमन बीइंग्स रहने लग जाते हैं, दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के साथ कम्युनिटीज फॉर्म करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन फॉर्म करते हैं। अब ह्यूमन मेड क्रिएशन में क्या गया? क्रिएशन में कोई बहुत आविष्कार तो ऐसा नहीं आ गया, लेकिन उन्होंने क्या किया? जो मैंने मॉडिफाई वाला पॉइंट आपको समझाया था ना कि उन्होंने अबायोटिक में से जो ये रिसोर्स ले लो, लैंड यूज करी और उस पर क्या बना दिया? अपना बिल्डिंग बना दिया, मॉल बना दिए बड़े बड़े, जो है उसको समझ लो मतलब अपने मल्टीनेशनल कंपनी बना दी। तो लैंड को यूज कर लिया और कुछ नया क्रिएट कर दिया, कोई जगह ली, वहां पे ब्रिज बना डाला, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना डाली। ठीक है, तो ये सारी चीजें ह्यूमन बीइंग ने की, तो ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। एक्वेरियम हो गया ना, तो वो क्या किया? वो भी ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया। म्यूजियम्स, ये सारी जगह, तो इट इज बीइंग क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो ये ह्यूमन मेड हो गया और ये नेचुरल हो गया। आई होप आपको समझ आया हो। एंड उसी के साथ आपके टेक्स्ट बुक में ना एक और अच्छा सा डायग्राम है, उसको भी अगर हम ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं, फिर आज के लिए जो वीडियो है वो ओवर हो जाएगी। ओके, सो आपके ना टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम कम फ्लो चार्ट टाइप। और उसमें अब यहाँ तो मैंने ज़्यादा लिख नहीं पाई, इमेजेस भी इंसर्ट नहीं कर पाई यहाँ पे कहीं, पर आप इसे समझिए कि यही जो मैंने अभी समझाया था उसी को और ही अच्छे से समझाया गया है कि नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। तो मैंने आपको ये और चीज समझाई थी कि ह्यूमन मेड एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, ये 2 कंपोनेंट है। अभी जस्ट पीछे अभी समझाया था। तो ह्यूमन मेड एंड नेचुरल, तो ह्यूमन मेड में ये क्रिएशन भी आता है, इंटरेक्शन भी आता है और एक्टिविटीज भी आती है। तो एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन यहाँ आ गया और ये जो चीज है क्रिएशन यहाँ आ गया। तो आप कंफ्यूज मत होना कि पहले कंपोनेंट जो है पहले 2 बताए गए थे फिर अब 3 हो गए, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ टेक्स्ट बुक का एक पार्ट है, ऐसे पिक्चर्स होती ना, इमेजेस होती, वैसे समझाने के लिए मैंने आपको ड्रॉ करके इसलिए समझाया
कि आप एक एक चीज़ अच्छे से समझ सको। पर आपको बनाना तो दो ही है कि ह्यूमन मेड एंड नेचुरल। ह्यूमन मेड में मैंने को कहा था क्रिएशन, इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बीइंग, and third was activities of human being. These all completely form human made environment. तो यहाँ पे जो थर्ड है ना ह्यूमन मेड, तो ये क्रिएशन वाली चीज हो गई। चलो मैं लिख ही देती हूँ, सॉरी जगह नहीं थी इसलिए मैं सिर्फ 3 ही जो है एग्जाम्पल लिख पाई। तो ये जो है क्रिएशन में आ गया, और ये जो आपको चीज समझाऊंगी कि ह्यूमन, तो ह्यूमन में ये आ गया कि इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज हो गई, और ह्यूमन इंटरेक्शन हो गया कि भाई रिलीजन ऐसे एनवायरनमेंट का कोई हिस्सा नहीं था, नहीं भगवान ने आके कोई ऐसे रिलीजन रखे गए, लोगों के द्वारा बनाया गया है रिलीजन, सब जाते हैं पूजा पाठ करते हैं। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गई हमारी, पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिक्स में कितने लोग इन्वॉल्व है, उनके अमंग इंटरेक्शन, सॉरी, एंड बहुत सारी जो कह सकते हैं मार्केट प्लेस हो गए, एरियाज हो गए। तो ह्यूमन द्वारा क्रिएटेड प्लेसेस एंड ऑल्सो ह्यूमन इंटरेक्शन एंड द ह्यूमन के द्वारा क्रिएटेड प्लेसेस में आएंगे पार्क्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, ये पढ़ लीजिए अच्छे से। और ह्यूमन में इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, इंडिविजुअली रहो, फैमिली में रहो, फैमिली में बहुत टाइप की फैमिलीज होती है, कम्युनिटी में रहना, तो ये सब इसमें आ गया। ये सब एनवायरनमेंट में आते हैं। टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग से देखिए आपने क्या पढ़ना शुरू किया था, आप कितना समझ चुके हो अभी। तो अब आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई। पहले आपने सिर्फ ये एक लाइन पढ़ी थी कि इन्वायरमेंट में सब आता है, तो सब कैसे आता है, तो उसको हमने बहुत ही प्रिसाइज वे में पढ़ा है कि हमने बांट के बहुत ही अच्छे से लर्न कर लिया। और मुझे पता है कि आपको अभी लर्न हो गया होगा। और नोट्स में इसीलिए जो है ना, नोट्स यही नोट्स है जो मैं लिखती हूँ, आप अगर लिख लोगे तो आपके लिए बात का कुछ काम नहीं रहेगा। अब यहाँ पे नेचुरल में वही आ गया, एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स। इसमें क्या आ गया, बायोटिक भी आ गया, अबायोटिक भी आ गया। अबायोटिक कौन सा आ गया कि अब भाई वाटर है, एयर है, लैंड है, वो अबायोटिक एग्जांपल आ गया। वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट और वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स खुद आते हैं, तो लिविंग थिंग्स। तो बस बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। तो आई होप अब भी आपको हर चीज समझ आ गई हो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है।